अब भैया क्या हुआ कि मैं एक प्रॉपर्टी बेचने जा रहा अपनी। अब आपको पता तो है कि आजकल प्रॉपर्टी के दाम गिरे पड़े हैं। अब सरकार ने तो एक बार सर्कल रेट डिसाइड कर दिया। उस सर्कल रेट पे वो तो कहते हैं कि भैया मेरे को स्टैम्प ड्यूटी पे करो। मैंने कहा कि भाई अब जो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा था ना उसका रेट इतना डाउन था कि सर्कल रेट उससे बहुत ज्यादा बैठ रहा। अब मैंने कहा कि भैया मुझसे स्टैम्प ड्यूटी तो मेरी सेल कंसिडरेशन पे ले लो। लेकिन स्टैम्प एक्ट वाले कहते हैं ना भैया हम तो सर्कल रेट से नीचे पर तो हम रजिस्ट्री ना करेंगे। अब हम हो गए परेशान। हमने कहा चल भैया अब क्या करें। माल को बेचना है। खरीदार था, खरीदार ने कहा भैया मुझे तो खरीदना है, चलो भैया जो सर्कल रेट है उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे कर देते हैं। अब प्रॉब्लम तो भैया तब आई, चलो हमने माल बेच भी दिया, हमने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, स्टैम्प ड्यूटी भी पे कर दी सर्कल रेट पे। अब इनकम टैक्स वाले आकर के बैठ गए। अब हमसे कहने लगे कि भैया तुमने जो अपनी जब कैपिटल गेन दिखाई थी उसमें जो वैल्यू डाली वो तो आपने जिस वैल्यू पर बेचा वो वैल्यू दिखा दी, जबकि सर्कल रेट तो बहुत ऊपर था। हमने कहा भैया सर्कल रेट तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए होता है, इनकम टैक्स वाले को क्या मतलब। मैंने जितने पर माल बेचा आप टैक्स उसी पे तो लोगे मुझसे। जब मेरी इनकम ही ना हुई जिस वैल्यू पर, उस पर आप टैक्स कैसे ले लोगे। अब भैया बताओ मेरा लॉजिक सही है या गलत है। अगर सही है तो कमेंट में लिखो कि हाँ भैया मेरा लॉजिक बिल्कुल ठीक है। भैया जब मेरे को पैसे कम मिले या जितने पैसे मिले मैं वही तो सेल कंसिडरेशन दिखाऊंगा इनकम टैक्स वालों को। अब लेकिन भैया इसमें है पंगा। अब वो पंगा क्या है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके लिए आपको डिटेल में जाना है तो हमारी इंडियन टैक्स अपडेट डॉट कॉम की वेबसाइट पर आइए और यहाँ के ब्लॉग सेक्शन में आपको बहुत सारे टैक्स रिलेटेड अपडेट मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वेदर द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 43 सीए। अरे साहब सीए हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है। तो वेदर द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 43 सीए इज टू बी गिवन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द बिल्डर। तो चलो अब पहले तो भैया हम ये देखें कि ये 43 सीए यानी कि 43 चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां से मिल गए। अब सोचो ना उन्होंने 43 सीए की जरूरत पड़ गई इस बात को समझाने के लिए, और हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देंगे। तो देखो भैया पहले मैं बताता हूँ 43 सीए कहता क्या है। क्वेश्चन तो आपको समझ ही आ गया कि भैया इशू क्या है, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अब 43 सीए क्या कहता है। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्वायरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एसएससी ऑफ एन एसेट्स अदर देन ए कैपिटल एसेट्स बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, यानी कि जहां पे कंसिडरेशन रिसीव्ड हुई और या फिर रिसीव होने वाली है ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सिंपल सी भाषा में समझ ले, is less than the value adopted or assessed or assessable by the authority of the state government for the purpose of payment of stamp duty। बहुत सिंपल भाषा में बता दूं, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो स्टैंप ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो स्टैंप जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, जो उसने स्टैंप ड्यूटी के लिए जो सर्कल रेट लगा रखा है वो वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर, उस ट्रांसफर के लिए जो उन्होंने वैल्यू की, द वैल्यू सो अडॉप्टेड। आप इस शब्द पे ध्यान देना, वैल्यू द वैल्यू सो अडॉप्टेड और असेसेबल, यानी कि अडॉप्टेड और असेसेबल वर्ड कहां पर आ रहा था, वो इस जगह पर आ रहा था। यानी कि ये जो तीन वर्ड है इन्होंने इन्हीं तीन वर्डों को यूज किया है दोबारा से यहां पर। तो इन्होंने क्या कहा, द वैल्यू सो अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल सेल फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच असेट्स। क्या मतलब हुआ, या को मतलब यू हुआ कि उस केस में जो सेल कंसिडरेशन जो माना जाएगा कैपिटल गेन निकालने के लिए वो क्या माना जाएगा, द वैल्यू ऑफ सो अडॉप्टेड, यानी कि जो स्टैंप ड्यूटी के लिए जो सर्कल की वैल्यू है वही वैल्यू मानी जाएगी। टू बी डीम्ड, टू डीम्ड और टू बी द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्वायरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर। समझ में आ गई भैया। तो क्या वैल्यू मानी जाएगी, 43 सीए, यानी 43 के 43 सीए बोलते हैं कि भैया वैल्यू वही मानेंगे हम जो क्या कहते हैं सर्कल रेट की वैल्यू है। अब आपने कहा भैया यू तो तुमने हमारे साथ गड़बड़ कर दी। बिल्कुल गड़बड़ कर दी भैया, कि भैया वैल्यू हम क्या मांगेंगे इनकम टैक्स के लिए, वो मानेंगे जो कि सर्कल रेट की वैल्यू है। लेकिन यहां पे ना उन्होंने कुछ ना प्रोवाइडेड कर दिया कि जब तक ना मिर्च मसाला ना हो तो मजा नहीं आता।
अब वो मिर्च मसाला क्या डाला, तो उसके लिए वो प्रोवाइडेड डालते हैं इनकम टैक्स में, ये आपको पता है, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं, ये नमक मिर्च मसाला है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इस नमक मिर्च मसाले को नहीं डालोगे ना तो सब्जी में मजा नहीं आएगा। तो अब आपको नमक मिर्च मसाला भी देखना पड़ेगा क्या कहते हैं। वहां पे उन्होंने एक बार यूज किया, प्रोवाइडेड वेयर द वैल्यू अडोप्टेड और असेस्ड और असेसेबल, यानी कि सर्कल वैल्यू, इसको सिंपल भाषा में समझ लो, by the authority for the purpose of payment of stamp duty shall not exceed 110% of the consideration received। यानी कि सपोज अगर मेरी वैल्यू, जिस वैल्यू पे मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं वो 100 रुपए की बेच रहा हूं मैं, और सर्कल की वैल्यू यदि 110 रुपए है, सर्कल रेट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अगर 110 रुपए होती है, तो फिर आपकी जो वैल्यू है, सेल कंसिडरेशन है, वो आगे भी बताता हूं, द कंसिडरेशन सो रिसीव्ड, यानी 10% की बात हो गई, द कंसिडरेशन सो रिसीव्ड और एक्वायरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जिसपे आप माल बेच रहे हो, for the purpose of computing profit and gain from transfer of such assets shall be the full value of consideration। यहाँ पर यानी कि इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि भैया वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। क्या मतलब कि अगर आप 100 रुपए की आपकी आप प्रॉपर्टी बेचते हो, लेकिन मार्केट में जो उसका सर्कल रेट है वो 110 रुपए का आता है, तो 100 रुपए ही उसकी कंसिडरेशन मानेंगे। फिर आप जो कैपिटल गेन निकालेंगे तो 100 रुपए पे निकालेंगे, यानी कि ऊपर वाला जो हम यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वो अब इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एक और बार उन्होंने कह दी भैया प्रोवाइडेड है, भैया मिर्च मसाला थोड़ा और तीखा कर लेते हैं। अब क्या तीखा किया, अब जरा ये भी देख लो। अब ये क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर, फिर से इसमें थोड़ा सा तीखापन ले आया, डेट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एसेट्स बीइंग ए रेजिडेंशियल यूनिट, अगर रेजिडेंशियल यूनिट है, अब यहां पर एक वर्ड यूज रखना दी, रेजिडेंशियल यूनिट यानी कि घर का मकान, यदि घर का मकान है, द प्रोविजन ऑफ दिस प्रोविजो शेल हैव द इफेक्ट एज इट द वर्ड 110%, द वर्ड 120% हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि जो अगर रेजिडेंशियल यूनिट है तो वो 110% की जगह पर 120% माना जाएगा। यानी कि यदि आपका आप 100 रुपए की बेच रहे हो और सर्कल वैल्यू यदि 120 रुपए तक है, स्टैंप ड्यूटी आप 120 रुपए पर भी पे करते हो, तो भी हम 100 रुपए ही मानेंगे। लेकिन फिर वर्ष में भी एक और मसाला डाला भैया, थोड़ा सा अब लास्ट चटकारा तो चाहिए ही। अब वो क्या कहता है, द ट्रांसफर ऑफ सच रेजिडेंशियल टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये 12 नवंबर 2020 से और 30 जून 2021 तक ही ये होना चाहिए। Such transfer is by way of first time allotment to the residential unit to any person, and the consideration received or acquiring as a result of such transfer does not exceed 2 करोड़ रुपए। यानी कि ये भी जो 20% वाला जो झोल हाल है ना, या जो 20% की जो आपको छूट मिल रही है ना, वो सिर्फ इन्हीं 3 कंडीशन में मिलेगी, बाकी में नहीं मिलेगी। तो ये मान के चलो कि भैया तुम्हें तो मिलेगी ना, क्योंकि ये 2020 और 21 की बात हो गई, अब तो तुम भैया 22-20 जाने वाला है, तो 23 में तुम आ गए, तो भूल भाल जाओ इन सब चीजों को। तो अब आपको इससे क्या चीज मालूम पड़ती है दोस्तों, इससे आपको यह पता चलता है कि यदि आप सर्कल रेट से कम पर यदि आप प्रॉपर्टी को बेचेंगे और यदि दोनों के बीच में डिफरेंस 10% से ज्यादा का है, तो उस केस में आपको जो सर्कल वैल्यू है उस वैल्यू को डालना होगा एज ए सेल कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन। जी हाँ, अब इसको और सादा भाषा में मैं आपको बता दूं, देखिए इसके बारे में बहुत कुछ और भी लिखा हुआ है, ये आप हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाके पढ़ना। मैं अब आपको इसके अंदर एक एक लाइन तो नहीं समझाने जा रहा मैं, ये और कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे से उसमें पूछ लेना। तो बहुत सिंपल भाषा में कि यदि मेरी कोई प्रॉपर्टी मैं 1 करोड़ रुपए की बेच रहा हूं, यदि उसका सर्कल रेट 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक है, तो मैं अपनी सेल वैल्यू क्या लगाऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही, 1 करोड़ रुपए। लेकिन यदि मैं किसी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए की बेच रहा हूं और मेरा सर्कल रेट यदि 1 करोड़ 20 लाख रुपए या 1 करोड़ 30 लाख रुपए है, और ऊपर की मैं 3 कंडीशंस को छोड़ दीजिए, उनको इनकी मैं अगर बात नहीं करता हूं, इन 3 कंडीशंस की यदि मैं बात नहीं करता हूं, तो उस केस में मेरी जो सेल कंसिडरेशन जो कैलकुलेट होगी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो मैं क्रिएट कर देता हूँ, आप कहोगे भैया और ले क्या ले आए तो इसमें अब अगला क्वेश्चन ये भी है कि भैया जो 20 लाख रुपए का डिफरेंस आया, सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए में मैंने बेची, अब स्टैंप ड्यूटी मैंने 1 20 पर दे दी, कैपिटल गेन के लिए मैंने 1 20 की फिगर ले ली, तो भैया जो 20 लाख रुपए है उसका कहाँ पे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा, तो भैया ये एक डीम्ड है, इसको कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना, ना ये आपका लॉस में आएगा ना आपका प्रॉफिट में आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में आएगा।
तो हाँ, ये भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हर्डल है कि जो आपने नहीं कमाया आपको उस पर भी टैक्स देना होगा। तो भैया अब ये बताओ, आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? लगी तो भैया सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो ना। चलो, फिर हम आपको जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक नमस्कार।